नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जिसका नाम है समास। और समास में हम यहाँ पर अभी तक काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। और ये जो हमारा टॉपिक है समास, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक तरह से जब आप अभी क्लास 7th में ही हैं, क्लास 8th में, क्लास 9th में, 10th में और उससे भी आगे जब आप कोई भी जीवन में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें आपको समास जो है हर जगह देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कोई चीज अगर बचपन में ही अच्छे से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, उसके रूल्स, उसके एक तरह से नियमों को अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं, तो आप उसको कभी जीवन में नहीं भूल पाते हैं। तो यहाँ पर हम समास को कुछ इस तरह से ही पढ़ रहे हैं कि आप उसको नहीं भूल पाएंगे काफी लंबे समय तक। बस ये है कि आप थोड़ा सा घर पर रिवाइज जरूर करें जो चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर समास की परिभाषा से लेकर, समस्त पद से लेकर, समास विग्रह से लेकर हम पहुंचे थे समास के भेदों में, जिसमें हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास यानी कि जो समास का पहला भेद है तत्पुरुष समास, उसको हमने पढ़ा था। और इसकी एक विशेषता बताई गई है कि इसकी विशेषता है कि इसमें जो उत्तर पद यानी कि बाद का पद होता है वो प्रधान होता है और इसके बीच आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर परसर्गों को मैंने आपको कारक चिन्ह कहते हैं या विभक्तियां कहते हैं भी बताया था। और जब, क्योंकि जो कारक चिन्ह होते हैं, विभक्तियां होती है, वो 6 से 7 प्रकार की होती है और उतने ही आपके यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं, क्योंकि जिन जिन विभक्तियों का लोप होगा फिर उसको उसी का नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि कर्म तत्पुरुष, ठीक है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास के भेद भी यहाँ पर डिस्कस किए। उसके बाद हमने कर्मधारय समास यहाँ पर लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इसकी अलग से एक विशेषता मैंने आपको बताई थी कि इसमें पूर्व पद जो होता है आपका विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। यानी कि पूर्व पद आपका विशेषण का काम करता है और उत्तर पद आपका विशेष्य होता है। विशेषण यानी कि जो विशेषता को बताता है, तो उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिखवाए थे। उसके बाद तीसरा समास हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसको हमने कहा द्विगु समास। और द्विगु समास बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इजी। इसकी अपनी एक अलग विशेषता कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए थे। तो देखिए, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ वो देखिए हमने यहाँ पर करी है, आप देख सकते हैं। ये आपका तत्पुरुष समास, फिर ये है आपका कर्मधारय समास। इसमें मैंने आपको देखिए कितने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर नोट करवाए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताए। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको बताया पूर्व पद आपका हमेशा हर जगह क्या है, विशेषण है। पूर्व पद क्या है, हर जगह विशेषण है। नील यानी कि नीला, नीला क्या है, रंग है, रंग जो बता रहा है यानी कि वो विशेषता बता रहा है। दुर, बुरा, दुर का अर्थ होता है बुरा, तो अच्छा और बुरा क्या है, विशेषण है, तो ये विशेषता को बता रहा है। दही बड़ा, देखिए बड़े के बारे में बताया, लेकिन जो दही में डूबा हुआ हो, दही बड़ा, ठीक है। कमल नयन, जो जो नयनों को कमल के समान कहा है, यानी कि उनको कमल की एक तरह से विशेषता दी गई है। प्राण प्रिय, चंद्रमुख, कुपुत्र, महात्मा, प्रधानमंत्री, ये सारे उदाहरण थे आपके कर्मधारय समास के, यानी कि जिनका पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, केवल विशेषण। लेकिन उसके बाद जो हमने पढ़ा था अगला द्विगु समास, तो इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है, वहां पर केवल विशेषण होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके नंबर्स आ जाते हैं, यानी कि संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे आप देख सकते हैं 4, 5, 3, 7, 9, 2, 3, 3, 4, ठीक है। तो ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण
जहां पर आ जाता है, यानी कि पूर्व पद जिसका संख्यावाचक होता है। और दूसरी बात, किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, यानी कि एक सिंगल चीज के बारे में बात नहीं करता, समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। तो अभी तक हमने यहाँ पर 3 समासों को बहुत अच्छे से पढ़ा। जैसे देखिए, चौमासा 4 मासों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार या 5 वटों का समूह कह सकते हैं, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, दोपहर दोपहरों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह या 3 भुवनों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार या 3 रंगों का समूह, चौराहा 4 राहों का समाहार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने कहा जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। तो क्लियर हुआ अभी तक तीनों समास सभी को? एक बार हैंड रेज करके बता देंगे, क्लियर हुआ तीनों समास? तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे लास्ट द्विगु समास, तो ये भी मैंने रिवाइज आप लोगों को कर दिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो आप लोग ही जानते हैं, क्योंकि आप लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ना ही कोई अपना डाउट यहाँ पर क्लियर करते हैं कि मैम ये नहीं समझ आया, ये आप बता दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक समास की, जो हर एक समास है उसकी अपनी अलग विशेषता है। तो बहुब्रीहि समास की विशेषता है कि जहां पर पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो पहला और दूसरा पद है वो ना तो पहला प्रधान होता है ना दूसरा प्रधान होता है, यहाँ पर ये दोनों मिलकर किसी तीसरे का ही अर्थ प्रकट कर रहे होते हैं, किसी तीसरे के बारे में ही बता रहे होते हैं। यानी कि दोनों ही पद गौण होते हैं, दोनों पदों की अपनी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं होती। जैसे ही आप उनका समास विग्रह करेंगे तो आपको किसी तीसरी चीज के बारे में ही पता चलेगा। अब जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, गजानन, ठीक है, गजानन। और आपने एक और शब्द सुना होगा, ये मैंने शुरुआत में ही बताया था, दशानन। ठीक है, जैसे यहां पर कहा गजानन, तो गज जैसे आनन वाला, गज यानी कि हाथी, जैसे आनन यानी कि सिर वाला, तो गज जैसे आनन वाला, कौन है गज जैसे आनन वाला, किसका है गज के समान सिर, गजानन। आप उस शब्द का समास विग्रह जैसे ही करेंगे, यानी कि उसको, उस समस्त पद को उसकी पूर्वावस्था में जब लेकर आएंगे, इस तरह से समास विग्रह करेंगे, तो आपका आएगा गज आनन, गजानन, गज जैसे आनन वाला। तो किसका है गज के जैसा आनन, गज के जैसा? यस, माइक लेंगे फटाफट जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। यस बच्चे, दोबारा बोलिए। गणेश, गणेश। वेरी गुड, वेरी गुड। गज जैसे आनन वाला, यानी कि जिसका गज के जैसा आनन है। एक और शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, दशानन। तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे? दस है 10 सिर, आनन जिसके, किसके हैं 10 सिर? रावण। वेरी गुड, 10 सिर किसके हैं? रावण के हैं। ठीक है, तो वेरी गुड। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, 10 आनन, 10 और आनन ये दोनों मिलकर हमें रावण के बारे में बता रहे हैं, ना कि अपना कोई अर्थ दे रहे हैं। समझ आया ना? इसी तरह से देखिए, चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली, जो चंद्रमा के समान मुख वाली हो। त्रिलोचन, 3 लोचन,
अभी देखिए त्रिलोचन कौन है? जिसके 3 लोचन है, 3 नयन है, किसको कहते हैं त्रिलोचन? मैम 3। शिव जी। वेरी गुड। लोचन मतलब होता है आंख। ठीक है, तो आपने देखा होगा भगवान शिव के यहाँ पर भी एक आंख होती है, तो उनको कहते हैं त्रिलोचन। ठीक है। चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी कि चक्र को धारण करने वाला, चक्र को हाथ में धारण करने वाला, यानी कि चक्र है हाथ में जिसके, किसके हाथ में है चक्र? चक्र को विष्णु धारण भगवान। कर, वेरी गुड, भगवान विष्णु। तो देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल साफ तौर पर देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ये शब्द हैं, जितने भी हमारे ये समस्त पद हैं, इनका अपना कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है, बल्कि ये किसी तीसरे, कमल नयन, कमल के समान नयनों वाले, कौन है कमल नयन? किसको कहते हैं? भगवान विष्णु के को भी कहते हैं और श्री राम को भी कहते हैं, जिनके सुंदर, कहते हैं कमल नयन, कमलों के समान जिनके सुंदर नयन है। ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाइए बच्चा। और इसी तरह से अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो कितना अच्छा लगता है। देखिए तब मुझे भी पता चलता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। अभी इतनी सारी स्ट्रेंथ आपकी क्लास में बैठी है, अगर हर एक बच्चा, और देखिए आप डाउट भी अपना कोई रख सकते हैं कि हाँ मैम ये बता दीजिए या ये समझ नहीं आया। ठीक है, तभी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, वरना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं। जिस तरह से आप लोग बैठे हुए हैं कि किसी के हाथ में कोई नोटबुक नहीं है, किसी के हाथ में कोई पेंसिल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मूवी देख रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ठीक है, तो ये हमने बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखे। तो जैसे यहाँ पर मैंने और भी, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बता दूंगी, और भी उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, इसको आप और नोट कर सकते हैं। विषधर, विषधर, ठीक है, विषधर को का क्या समास विग्रह करेंगे हम? विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, विषधर, जो विष को धारण करने वाला है। कौन है विष धारण करने वाले? विष को धारण करने वाला कौन है? भगवान शिव, उन्होंने विष पिया था। अभी आपको म्यूट कर दिया गया है बच्चे, बैठ जाइए, अभी मैं नेक्स्ट में आपसे पूछूंगी। यस, तो विष को धारण करने वाला, जो विष को अपने कंठ में धारण करते हैं, विषधर भगवान शिव। ठीक है, इसी तरह से महावीर, चलिए महावीर बताइए। महावीर, महान, अनम्यूट कर, वीर है जो, अच्छा किससे कहते हैं महावीर? आपको अनम्यूट कर दिया गया है। महावीर किसको कहते हैं? यस बोलिए बच्चा, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। अभी पीछे वाले बच्चे को पकड़ा दीजिए माइक। हनुमान। वेरी गुड, बहुत अच्छे। महावीर कहते हैं महान वीर है जो, तो हमें तुरंत पता चल रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है हनुमान की, हनुमान जी की। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका समास है बहुब्रीहि समास, इसमें ना तो आपका पूर्व पद प्रधान होता है, ना ही आपका उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के अर्थ को ही प्रकट कर रहे होते हैं। तो जहां पर ऐसा होता है वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेत है वस्त्र जिसके, या श्वेत वस्त्र धारण करने वाला या वाली, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला या श्वेत वस्त्र धारण करने वाली। कौन है श्वेत वस्त्र धारण करने वाली? श्वेत वस्त्र कौन धारण करती है? यस, गर्ल्स भी बोल सकती हैं, ऐसा नहीं है गर्ल्स। माँ सरस्वती। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। नाम क्या है आपका? पीयूष। पीयूष। और बाकी जितने भी बच्चों ने आंसर दिया उन सबके लिए क्लैप करेंगे सबसे पहले तो।
क्योंकि जब आंसर देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि आप लोग हाँ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है चीजें। वेरी गुड, बहुत अच्छी। और जो बच्चे एक दूसरे को माइक पकड़ाते हैं ना वो थोड़ा सा डर जाते हैं, और इस तरह से आप लोग जब उत्तर देंगे, आंसर अपने आप जब उत्तर देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, खुद भी अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आएंगी चीजें, और फिर आप घर पर रिवाइज भी करेंगे और फिर आप यहाँ पर अपने डाउट्स भी पूछ पाएंगे। लेकिन अगर आप क्लास में इसी तरह बैठे रहेंगे तो फिर आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। वेरी गुड, बैठ जाइए। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, जो श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं वो है मां सरस्वती। ठीक है, इस तरह से। तो ये बहुव्रीहि समास जो है लगभग यहाँ पर हमने 5 ये आपके एग्जाम्पल है और 4-5 मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुव्रीहि समास भी यानी कि आपका चौथा समास भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तक 4 समास पढ़ लिए हैं। तो क्या आप इन चारों में से आपका कौन कौन सा समास अभी तक हमने पढ़ा है? ये जो है आपके काम का भी है, ये आपको पता है, क्योंकि समास जो है क्लास 6 हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, हर जगह हमें पढ़ने होते हैं और हर जगह ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक 4 अपने समास पढ़ लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी बच्चे अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, वो इस चीज को समझ पाएंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर कर्मधारय समास पढ़ा था और अब हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर पढ़ा था पहले कर्मधारय समास और फिर हमने पढ़ा बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास की मैंने आपको विशेषता बताई कि पूर्व पद आपका विशेषण होता है। क्या बताया? पूर्व पद विशेषण। ठीक है, और बहुव्रीहि समास में क्या बताया कि दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, दूसरे पद किसी तीसरे के बारे में ही यहाँ पर बता रहे होते हैं। तो कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा कमल नयन, आपने देखा ना, ये शब्द दोनों जगह आया हुआ था, कमल नयन। अब ये बहुत अच्छी चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ आपको। कमल नयन ये जो शब्द है ये आपने बहुव्रीहि समास में भी पढ़ा और यही शब्द आपने कर्मधारय समास में भी पढ़ा। देखिए, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे, जो बच्चे समझ रहे होंगे, उनको पता चल रहा होगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है। तो एक ही चीज दो जगह कैसे आ सकती है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे दो चीजें एक जैसी होती हैं, एक जैसी हो सकती है। कमल नयन, कमल जैसे नयन। ठीक है, कमल के जैसे नयन, जहां पर हमने इसको इस तरह से यूज कर दिया कि इसको हमने विशेषण की तरह जहां पर हमने प्रयोग किया तो वो हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, जहां पर हमने इसको विशेषण की तरह प्रयोग किया तो वहां पर तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि कमल जैसे नयन, कमल नयन। ठीक है, यानी कि नयनों को हमने विशेषता दी है कमलों की। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी को क्या कर दें, इस तरह से अगर हम उसका समास विग्रह करें, कमल जैसे नयनों वाला, किया था ना हमने अभी अभी बहुव्रीहि समास में, हमने अभी भी पढ़ा था कमल जैसे नयनों वाला। देख सकते हैं आप, कमल नयन। ठीक है, और इससे पहले भी हमने ये पढ़ा है, इससे पहले भी हमने यहाँ पर कर्मधारय समास जब हमने पढ़ा था तो वहां पर भी हमने पढ़ा है कमल नयन। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? कर्मधारय समास में भी हमने पढ़ा कमल नयन, हमने कहा कमल के समान नयन। ठीक है, यानी कि हमने नयनों को कमल की विशेषता हमने वहां पर दी और उसके बाद हमने बहुव्रीहि समास में भी पढ़ा कमल नयन। तो बच्चे अगर घर पर इसको एक बार पढ़ते तो उनको लगता कि थोड़ा सा डाउट कि कैसे हो सकता है, एक ही चीज अगर एग्जाम में आएगी तो हम कैसे बताएंगे, तो हम करेंगे उसका समास विग्रह।
ठीक है। समास विग्रह करके अगर हम इस तरह से समास विग्रह करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। और अगर हम इस तरह से समास विग्रह करते हैं कमल जैसे नयनों वाला, तो फिर वो हो जाता है हमारा बहुब्रीहि समास। समझ आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो वो होता है हमारा बहुब्रीहि समास। अगला एग्जाम्पल देखिए, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, है जो, महान है जो आत्मा। ठीक है, जहां पर है जो शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है जो, क्योंकि जिसकी विशेषता को हम बता रहे हैं, महान है जो, ये चीज आप देखेंगे। ठीक है, समास विग्रह करके आप ये देखेंगे, अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं महान है जो आत्मा, है जो यानी कि वो उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। लेकिन अब यहां पर हम जिसकी अगर लिख देते हैं, महान है आत्मा जिसकी, या महान आत्मा वाला, वाला, तो जहां पर ये वाला और जिसकी ऐसे शब्द जब आते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी, उसकी। ठीक है, तो जो ये शब्द है कैसे हैं कि हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वाला। ठीक है, महान आत्मा, जैसे हमने यहाँ पर अभी बताया बहुब्रीहि समास में तीन लोचन वाला, तो तीन लोचन वाले में तुरंत हमें क्या आ रहा है, अगर हम कहेंगे तीन लोचन वाला या तीन लोचन है जिसके, तो हम तीन लोचन है जिसके में तुरंत आपको याद आ रहा है कि शिव है, क्योंकि शिव के हैं तीन लोचन। ठीक है, तीन लोचन वाला कौन है, शिव है। हमने कहा गज जैसे आनन वाला, ठीक है, गज का आनन है जिसका, तो तुरंत हमें बाकी चीजों से फिर कोई लेना देना ही नहीं है, हम तुरंत कह रहे गज का आनंद है जिसका। तो गज का आनंद तो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो सिर्फ जो मनुष्य के रूप में है और गज का आनंद है वो है गणेश। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दिमाग में जब एकदम से दूसरी चीज आती है तो वो है आपके बहुब्रीहि समास। लेकिन जब हम उसी चीज की विशेषता को बताते हैं तो वो होता है हमारा कर्मधारय समास। तो ये अंतर है आपका बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं, पीतांबर। ठीक है, ये शब्द भी आपका कई बार आता है और इसकी वजह से भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पीतांबर, ठीक है, पीतांबर तो पीला अंबर है जो, ठीक है, पीला अंबर है जो, यानी कि ये क्या विशेषता बताई गई है, पीले अंबर, अंबर यानी कि जो गगन है, अंबर है, उसके बारे में बताया गया है। पीतांबर, अगर दूसरा अगर इसका समास विग्रह करूं तो पीला है अंबर अर्थात वस्त्र जिसके। ठीक है, पीला है अंबर अर्थात वस्त्र जिसके, तो पीतांबर कौन धारण करता है, पीले वस्त्रों को कौन धारण करता है, पीतांबर कौन धारण करता है, भगवान कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके भी आपके दो अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। ठीक है, नीलकंठ। ठीक है, अब नीलकंठ शब्द जो है इसका भी मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया था, दोनों जगह बताया था, ताकि आप थोड़ा सा आप अगर सोच पाए तो सोचें कि कैसे दोनों जगह इसका अलग अलग अर्थ होता है। तो नीलकंठ, तो कंठ की जहां विशेषता बताई गई है, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बताई गई है। और अगर हम कहेंगे नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ है नीला, भगवान शिव का कंठ है नीला। तो ये बिल्कुल चीजें अलग हो जा रही हैं, जहां पर कंठ की केवल विशेषता बताई गई है नीलकंठ, तो वो आपका कर्मधारय समास, और जहां पर आपको किसी दूसरे के बारे में पता चल रहा है वो है आपका बहुब्रीहि समास।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज काफी अच्छे से आपको बहुव्रीहि समास को यहाँ पर क्लियर किया और साथ ही बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर आपको बताया। और देखिए एक चीज और यहाँ पर छोटी सी कंफ्यूज करने वाली है, वो है ये बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर। अब द्विगु समास देखिए, इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको हर एक समास की विशेषता पता हो कि आपका कर्मधारय समास की क्या विशेषता है, तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है, द्विगु समास की क्या विशेषता है, बहुव्रीहि समास की क्या विशेषता है, और अभी आगे हमारा एक समास जो है और दो समास जो है अभी हमारे और शेष है, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो उन सब की अलग अलग विशेषताएं। तो अब जैसे यहाँ पर अंतर बताया बहुव्रीहि और द्विगु समास में, तो त्रिलोचन, तीन लोचनों तीन लोचनों का समाहार, तो जहां पर समूह या समाहार की बात की जाएगी वहां पर आपका द्विगु समास, और जहां पर आपका तीन लोचन वाला या तीन लोचन है जिसके, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, तीन लोचन वाला तीन संख्या जो है संख्यावाचक विशेषण, और ये आपका क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। क्लियर हुआ सभी को? मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा, समझ आई होंगी चीजें। घर पर एक बार रिवाइज कीजिए जो भी चीजें पढ़ी है, कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। बाकी आगे दो टॉपिक जो है उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।